जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको अशोक यानी सम्राट अशोक के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं अशोक द्वारा भेजे गए धर्म धर्म प्रचारक। क्या क्या धर्म प्रचारक रहे, सभी चीज़ों के बारे में प्रमुख तरीके से जानेंगे। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़ जाएं सीधा फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में आपको बेहतरीन सा कंटेंट देने का कार्य करता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप सोच रहे हैं कि इस बार मुझे पिता की फिक्र को फक्र में बदलना ही है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है इस बात का, तो सीधा याद रखें, सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी से। इसके अलावा याद रखें, फ्यूचर एकेडमी की कुछ नियम होते हैं। पहला नियम डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, इसके अलावा रेगुलरिटी मेंटेन। इसके अलावा आपको अपने हाथों से नोट्स को लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे नियम मानेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, जो क्लासें चलती हैं सारी क्लासों को अटेंड करिएगा आप। सुबह बात करें, सुबह 8 बजे आपको बता दें स्टैटिक जीके की क्लास सुमित सर की क्लास चलती है। इसके अलावा 11 बजे मेरी खुद की क्लास चलती है, पॉलिटी की, सॉरी ये वाली क्लास चलती है, अपनी हिस्ट्री वाली क्लास चलती है। इसके अलावा रात में 8 बजे आपके लिए पॉलिटी की क्लास का प्रमुख रूप से प्रबंध किया गया है। इसके अलावा कुछ समय के पश्चात आपके सामने SD यादव बुक का सॉल्यूशन यानी मैथ भी आपको पढ़ाई जाएगी। बेहतरीन चीज़ें सारी रहेंगी, चिंता मत करना, इस बार सिलेक्शन दिलवा कर ही मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। बस जुड़े रहें, विश्वास बनाए रखें, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अपनी क्लासें आपने देखा रेगुलर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट हुई तो फिर कल गैप हो गया, परसों, ऐसा नहीं है। रेगुलर हुआ तो हुआ। होली की छुट्टी थी, हो गई मौज। अब जुड़ जाओ सीधा पढ़ाई में, क्योंकि जीवन भर मौज चाहिए तो कहीं ना कहीं की बेहतरीन सी जॉब आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं अपनी आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास की ओर। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, धर अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। अच्छा, इस बात को आप समझते हैं, धर्म प्रचारक का मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा सा मुझे इस बात को बताएं कि आप धर्म प्रचारक का मतलब समझ रहे हैं। पहले तो ये नंबर 1 तो यही रहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए धर्म प्रचारक क्या होता। धर्म प्रचारक वह होता है जो धर्मों का प्रचार करते हैं। क्या करते हैं कि ना सर, जो धर्मों का प्रचार करते हैं उन्हीं को धर्म प्रचारक बोलते हैं। ये तो खुद ही बता रहा है कि धर्म प्रचारक किन्हें कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर हम, धर्म प्रचारक लिखा है एक तरफ और एक तरफ लिखा है देश। अगर हम बात करें महेंद्र और संघमित्रा, ये कौन थी? पहले आप भी मुझे ये बताइए, कल की क्लास में मैंने बताया था महेंद्र और संघमित्रा ये कौन थी। महेंद्र आपको बता दें अशोक का पुत्र तथा उसकी पुत्री संघमित्रा थी, जिनको अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था कि न सर, श्रीलंका में भेजा था। इसके बाद हम प्रमुख रूप से बात करें महाधर्म रक्षित, ये इनको कहाँ पर भेजा था कि न सर, महाराष्ट्र पर भेजने का कार्य किया था। इसके बाद अगर हम बात करें सोना तथा उत्तरा, कौन किस कहाँ पर भेजा था कि न सर, स्वर्ण भूमि पर भेजने का कार्य किया था। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो महारक्षित को कहाँ पर भेजा था? यवन देश में। कहाँ पर? यवन देश में भेजा था। इसके बाद बात करें हम महादेव को कहाँ पर भेजा था? कहना सर, मैसूर में भेजने का कार्य किया था। इसके बाद अगर हम बात करें मणिच्छ्रम को कहाँ पर भेजा था? कहना सर, हिमालयी क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें महानितक को कहाँ पर भेजा था? कहना सर, कश्मीर एवं गांधार में भेजने का कार्य किया था। ये प्रमुख धर्म प्रचारक थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट के तौर पर, महेंद्र तथा संघमित्रा। इसके अलावा सोना तथा उत्तरा। इसके अलावा आपको बता दें, और आपको बता दें कौन सा, यवन, या ये तीसरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इन पर। महेंद्र कौन था? कहना सर, अशोक का जो पुत्र था उसका नाम महेंद्र था। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, यानी उसकी बेटी थी। ये इनको कहाँ पर भेजा गया था? कहना सर, श्रीलंका में भेजा गया था। इतनी बात पहले तो बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आएगा, जब डेट निकलेगी, जब वैकेंसियाँ निकलेगी तब हम तैयारी करेंगे। तब उस तैयारी का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब लोग अपने रिवीजन कर रहे होंगे तब आप तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल
ये तो नामुमकिन सी बात हो गई कि अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। सिलेक्शन चाहते हो तो पढ़ाई अभी से नहीं, आज से और अभी से प्रारंभ कर दो, तभी चीज़ों में बदलाव होगा और आप क्या कि एक बेहतरीन सी जॉब होगी। क्योंकि आपको पता था गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है ना तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है ना तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ये सारी चीज़ें रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो इन्हीं सारी बातों को पता बहुत कुछ सिखाता है हमें, अपने हमारे धर्म ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाता है, बशर्ते आपको सीखना और चीज़ों को समझना आना चाहिए, है ना। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद क्या किया। अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी। वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? जल्दी से बता दो भैया। बहुत आपको बता दें, बहुत रक्त काट हुआ था, बहुत रक्तपात हुआ था। वह कौन सा युद्ध था? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। कि उसके बाद, कल मैंने बताया भी था, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अशोक ने अपने अशोक ने अपने 8वें राज्य अभिषेक में धर्म यात्रा प्रारंभ की। और उसी यात्रा के क्रम इस प्रकार है। कौन कौन से हैं ये बहुत पूछ लिया जाता है। कहना सर, पहला है बोध गया, दूसरा है कुशीनगर, इसके बाद लुम्बिनी नगर, इसके बाद कपिल वस्तु, इसके बाद सारनाथ, क्या है, सारनाथ, इसके बाद श्रीवस्ती। प्रमुख रूप से एग्जामिनर कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि बताइए अशोक के 8वें राज्याभिषेक में जो उसने धर्म यात्रा प्रारंभ की थी वो किस प्रकार है, उसका क्रम बताइए, या कौन सा क्रम वगैरह पूछता है बहुत ज़्यादा। तो आपको पता होना चाहिए बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिल वस्तु, और इसके अलावा सारनाथ, और इसके अलावा श्रीवस्ती। याद रखना इस क्रम को, कहीं ना कहीं एग्जामिनर अब घुमा घुमा कर क्वेश्चन करता है। किंतु आप भी वो धुरंधर हैं जिन्होंने सारी चीज़ें, यानी सारे दाव पेज एग्जाम के सीख रखे हैं। ठीक है, चिंता मत करना। अगर हम आगे बात करें, अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोग, अशोक ने क्या किया? अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की, कौन सी? गया में स्थित बराबर की पहाड़ी, क्या? गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं को क्या कर दिया? दान कर दिया, दान में दिया। क्या किया? अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों के लिए लोगों को क्या किया? लोगों को गया में स्थित, कहाँ पर? गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं को क्या कर दिया? दान में दे दिया। पहली गुफा की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो पहली गुफा कौन सी है? सुदामा। पहली गुफा सुदामा, दूसरी कर्ण, तीसरी चौपड़ा, और चौथी है आपका विश्व झोपड़ी। क्या है? विश्व झोपड़ी। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा, क्या? आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान की गई थी। क्या की गई थी? दशरथ द्वारा प्रदान की गई थी। क्योंकि जब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं बता रहा हूँ, चीज़ें डिटेल में पढ़ने का यही विस्तृत आपको बता दें, यही आधार होता है और हमें पढ़नी चाहिए। अगर बात करें आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा, एग्जामिनर पूछता है कि बताइए आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा किसने दान में दी थी या किसने प्रदान की थी? वो किसके द्वारा? कहना दशरथ द्वारा प्रदान की गई थी। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कहना सर इसका उत्तराधिकारी कुडाल था। कौन था? कुडाल। ठीक है, कुंडाल। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से पूछा जाता है, बताइए अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका आंसर जो होना चाहिए कहना सर 3 भागों में बांटा गया। अगर हम बात करें शिलालेख की पहले की, तो इसे इसे बहद्र शिलालेख या लघु शिलालेख, बहद्र शिलालेख या लघु शिलालेख में विभाजन किया गया है। क्या किया गया? विभाजन किया गया है। बहद्र शिलालेख तथा बहु शिलालेख में विभाजन किया गया है। अगर हम स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। स्तंभ लेखों को किसमें कहना सर? दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। इसके अलावा बात करें गुफा अभिलेख की, तो ये गुफाओं में लिखे जाते थे, इसलिए इसको गुफा अभिलेख कहते हैं। स्तंभों पर लिखने वाले को स्तंभ अभिलेख कहते हैं। ये आपको खुद समझना चाहिए। ये तो मैंने आपके लिए बता दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पता खुद होनी चाहिए कि स्तंभों पर लिखा तो स्तंभ अभिलेख, गुफाओं में लिखा तो गुफा अभिलेख, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको स्तंभ अभिलेख में कि इसमें दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभ में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। बहुत मज़ेदार और जानदार शानदार प्रयास रहा मेरा, आप लोगों का भी प्रयास रहा। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है आप लोगों का। तो पहले क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं अपन लोग, ठीक है। अगर हम बात करें अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों में बात करें देश में, तो महेंद्र और सनमित्रा श्रीलंका में, जो कि महेंद्र किसकी बेटा है कहना सर? अशोक का बेटा, और सनमित्रा जो है अशोक की बेटी है। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गया, सोना तथा उत्तरोत्तरा स्वर्ण भूमि, महारक्षित यवन देश। इसके अलावा महादेव मैसूर, मणिच्छ्रम हिमालय क्षेत्र, मणिच्छन तक कहाँ गया? कश्मीर एवं गांधार गया। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी थी। वो किस प्रकार है? पहला बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रीवस्ती। अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं को दान करने का कार्य किया। पहली गुफा सुदामा, दूसरी कर्ण, तीसरी चौपड़ा और चौथी आ गई आपकी विश्व झोपड़ी। आजीवन के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान की गई थी। इनका उत्तराधिकारी कुणाल था। अगर हम बात करें अशोक शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग को हम शिलालेख, दूसरे को स्तंभ लेख और तीसरे को हम बोलते हैं गुफा अभिलेख। शिलालेख इसको वृद्ध शिला तथा लघु शिला में विभाजित किया गया। स्तंभ लेख यानी स्तंभों पर लिखे हुए लेख को स्तंभ अभिलेख बोलते हैं और इसको दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। गुफा अभिलेखों को गुफाओं में लिखी होती हैं उसको हम गुफा अभिलेख कहते हैं। बता देना इस बात को कि किस प्रकार की रही आज की क्लास, क्योंकि प्रयास जो रहता है बहुत बेहतरीन सा रहता है आप लोगों के लिए कि आपका सिलेक्शन मुझे इस बार दिलाना है। मैंने देखी हैं वो परिस्थितियाँ, मैं कितना बताऊँ आप लोगों को कि एक टाइम आपको बता दें, दिन भर में एक टाइम खाना खाकर लोगों ने आपको बता दें अपने जीवन का आचरण किया है। याद रखना, यदि आप गरीब घर में पैदा हुए ये तो आपके बस में नहीं था, परंतु आप जीवन भर गरीब बने रहे तो कहीं ना कहीं अपने जीवन पर धिक्कार की भावना आपको उत्पन्न होने लगेगी। तो मैं बता दूं, अमीर बनने का सिर्फ एकमात्र साधन आपको बता दें, ज्ञान से अमीर हो सकते हैं। क्या? ज्ञान से अमीर हो सकते हैं। पैसों का धनी तो हो ही सकते, इसके अलावा ज्ञान का धनी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, यदि सिलेक्शन सोच लिया है इस बार के होना ही होना है तो रिवीजन डेली करिएगा, रेगुलर डेली रहिएगा, वीकली रिवीजन और फोकस करिएगा, बस तभी सफलता आपके कदम चूमने का कार्य करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।